भाषा, लिपि और व्याकरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी व्याख्या समझाई थी कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और आपको शायद समझ भी आ गया होगा। अब हम यहाँ पर भाषा, लिपि और व्याकरण इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे, यानी मैं आपको प्रश्न उत्तर साथ साथ समझाऊंगी भी। पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। वैसे तो 6 में भी यही सब कुछ है, यानी 6 में भी ये सब चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं और 7th क्लास में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं? भाषा बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने का वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम बताइए। भाषा के 2 रूप हैं, यानी भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रश्न 3, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जो भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसे भाषा का मूल स्वरूप भी कहा जाता है। प्रश्न 4, लिखित भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जो भाषा लिखकर और पढ़कर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या सांकेतिक भाषा को भाषा कहा जा सकता है? उत्तर, जो बात संकेतों के माध्यम से कही जाती है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है, जैसे हाथ से इशारे करना, घंटी बजाना। इन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृ का मतलब होता है माँ। मातृभाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस भाषा में कोई शिशु पलता बढ़ता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस भाषा में पूरा राष्ट्र बातचीत करता है उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, जैसे हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोली किसे कहते हैं, यानी बोली की परिभाषा बताइए। उत्तर, किसी भाषा का आरंभिक रूप बोली है। इसे बोलचाल की भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, मौखिक भाषा को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? उत्तर, भारत के संविधान में 22 यानी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण का क्या उद्देश्य है? उत्तर, भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यह भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध पढ़ना सिखाता है, यानी व्याकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी से भाषा को हम शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
व्याकरण के कितने विभाग हैं, यानी कितने पार्ट होते हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन सब के बारे में मैं पिछले वीडियो में इन सब की व्याख्या कर चुकी हूँ। वर्ण की व्याख्या क्या है, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, इसका क्या काम है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिपि और भाषा दी गई हैं, इनको आपको मैच करना है, यानी इनका मिलान करना है कि इनकी आपको लिपि बतानी है। हिंदी की लिपि रोमन है? नहीं, हिंदी की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की फारसी है? नहीं, इसका उत्तर है रोमन। उर्दू के सामने गुरुमुखी लिखी है, लेकिन इसकी लिपि होती है फारसी। पंजाबी की लिपि देवनागरी नहीं होती, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है। संस्कृत की लिपि असमिया होती है? नहीं, संस्कृत की लिपि देवनागरी होती है। क्या मराठी की लिपि को गुजराती बोलते हैं? नहीं, मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी। आसाम की असमिया, गुजरात की असमिया तो नहीं हो सकती है, गुजरात की लिपि गुजराती ही होती है। अब आती है हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर की बारी। अब यहाँ पे हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखेंगे। भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित, सांकेतिक, मौखिक या पठित? तो भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड लोग कौन सी भाषा नहीं समझ सकते? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या चित्रों की भाषा? तो जो पढ़े लिखे नहीं होते वो पढ़ लिख नहीं सकते, तो वो अनपढ़ होते हैं, इसलिए लिखित भाषा वो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा है? आसाम की, हरियाणा की, गुजरात की या बंगाल की? इसका आंसर 2 है। हिंदी हरियाणा प्रांत की राजभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 11, 22, 20 या 21? तो भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न हम रिक्त स्थान की तरह करेंगे। डैश भाषा का साधन है, यानी भाषा का क्या साधन है? मनोरंजन, अभिव्यक्ति, कमाई या ज्ञान? तो भाषा का साधन अभिव्यक्ति है, यानी अपने भावों को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाती है। तो भाषा का साधन क्या है? अभिव्यक्ति। डैश भाषा की लिपि देवनागरी है? पंजाबी, मराठी, उड़िया या कन्नड़? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा को नियम में बांधने का काम डैश करता है, यानी कौन करता है? वाक्य, लिपि, व्याकरण या कोश? तो भाषा को नियम में बांधने का काम व्याकरण करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भारत की राजभाषा मानी जाती है, यानी ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से भारत की राजभाषा कौन सी मानी जाती है? अंग्रेजी, हिंदी, प्रांतीय या संस्कृत? हिंदी भारत की राजभाषा मानी जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का आशय डैश से प्रकट होता है? शब्द, पद, वर्ण या वाक्य? जैसे अभिव्यक्ति से भी प्रकट हो जाता है, तो मनुष्य का आशय वाक्य से प्रकट होता है, यानी अभिव्यक्ति और वाक्य दोनों एक जैसे होते हैं। अभिव्यक्ति मतलब कहना, अपने भावों को प्रकट करना वाक्यों के माध्यम से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह डैश कहलाता है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते? शब्द, पद, वर्ण या वाक्य? तो भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाता है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते।
तो बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर यानी पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसलिए इनका दोबारा से बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए और लगातार अध्ययन करने से ही आप इस पे फोकस कर पाएंगे। आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले पाएंगे, क्योंकि बार बार किसी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं तभी हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसी चैप्टर की जो पहली वीडियो है मैंने उसमें इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या को आपको समझाया है कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से समझाया है। और इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में मैंने आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को समझाया है।